हेलो दोस्तों, राम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीलेश सल्लकार। आज के इस सेशन में चूँकि हम आज इस मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्री को लेकर के आज इकट्ठा हुए हैं और आगे जो क्लासेस होंगी वो एमपीपीएससी प्री पर बेस्ड क्लासेस हम लेंगे। मैं मध्य प्रदेश की जितनी कक्षाएं होती हैं उनको लेता हूं और आपको ऐसे विषय पढ़ाऊंगा जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एक बात बतानी ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से एग्ज़ाम ले रहा है और उस एग्ज़ाम या सिलेबस को यदि आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि मध्य प्रदेश का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। यदि पूरे सिलेबस को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि मध्य प्रदेश का लगभग 40 से 45% आप मान के चलें मध्य प्रदेश का जो है वो हिस्सा आता है। जिस भी छात्र को एमपीपीएससी में एक अच्छे नंबर लेकर के आना होगा, मुझे लगता है कि जिस छात्र के एमपी वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगा वो छात्र बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएगा। हम इन क्लासों में के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे और आपको ये दावे से कहा जा सकता है कि यदि आपने पूरी क्लासों को बहुत ध्यान से पढ़ा, जैसे जैसे हम जितनी क्लासों को हम पढ़ेंगे, आपने बहुत अच्छे से यदि पढ़ाई की तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपका जितने भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश बेस्ड एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चाहे तो आप किसी भी पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। आप बहुत ध्यान से यदि आप इन लेक्चर्स को आप देखोगे तो आपसे लगभग सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। देखिए, 10 यूनिट में से अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी या मध्य प्रदेश के भूगोल। इस विषय को आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं। ये मध्य प्रदेश का जब सिलेबस आप देखते हो प्री का, तो यूनिट नंबर जो 4 है उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरा सिलेबस मिलेगा। फिर भी एक बार हम सिलेबस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सिलेबस में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में वन है, फॉरेस्ट, वन उत्पाद, नदियां, रिवर, पहाड़ियां, हिल्स एंड प्लेटू या पठार। मध्य प्रदेश में इसके बाद मतलब इसमें आपको पढ़ने को देखने मिलेगा आपको वन से संबंधित उत्पाद हो गया, नदियां हो गया, जो पहाड़ियां और पठार हैं ये आपका मिलेगा। लगभग हर बार के एग्जाम में आपको 1 से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने मिलते हैं। हर पीवाईक्यू को आप देखोगे वो आपको यहाँ से देखने मिलेगा। इसके अलावा रिवर से हर बार एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आता है और हर बार आता है। ऐसे ही अगर नदियों से नहीं आया तो पहाड़ियों से या पठार से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा पिछले 10 साल के आप पेपर को उठा के देख लीजिए, तो 10 साल के पेपर को उठा के देखोगे तो आपको मध्य प्रदेश किस क्लाइमेट से प्रश्न आपको मिलेंगे और मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके बिल्कुल फैक्चुअल नहीं होते हैं। इससे प्रश्न आपको कैसे मिलते हैं, आपको इसमें प्रश्न आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहते हैं। यदि आप जितना ज़्यादा समझ के साथ इसको करोगे उतना आपका बेहतर तरीके से चैप्टर बनता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पढ़ना सारी चीज़ें हैं पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यदि आप पीवाईक्यू को ध्यान में रख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसके बाद मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन है या नेचुरल रिसोर्स हैं उनमें से मिट्टियां हैं और प्रमुख खनिज संसाधन है। सॉइल एंड मिनरल रिसोर्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में, मिनरल से तो आप मान के चलें यहां से भी एक क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। मिट्टी से कई बार आता है कई बार नहीं आता है, पर मिट्टी और खनिज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा सिलेबस में आगे हम बढ़े तो हम क्या देखते हैं कि सिलेबस में आप देखोगे तो इसमें जो है आगे ये आपको प्रमुख फसल है, जल संसाधन है, सिंचाई है, सिंचाई की योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में फसलों से भी आपका थोड़ा सा डेटा बेस्ड प्रश्न, करंट पर बेस्ड प्रश्न आता है, रैंक वैंक पूछ लेता है, फसलों के उत्पादन की रैंक पूछ लेता है, तो वो थोड़ा देखना है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन, सिंचाई है, ये नदियों वाले चैप्टर में अपन बहुत ध्यान से अच्छे से करेंगे। एनर्जी के रिसोर्स से भी प्रश्न एग्जाम में यहाँ पर भी रैंक बेस्ड प्रश्न आते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी एनर्जी रिसोर्स की क्या रैंक है या प्रोडक्शन के मामले में हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा जिला नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एनर्जी वाला। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री उद्योग भी इंपॉर्टेंट से भी हर साल प्रश्न आता है। जैसे मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, उसकी सही जोड़ी मिलाने के लिए आ जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडस्ट्री बेस्ड, उससे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। और अंत में मध्य प्रदेश जनगणना, जनसंख्या से हर बार भारत की जनसंख्या से 2 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न मध्य प्रदेश की जनगणना से आते हैं।
मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो जिस सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस सब्जेक्ट में आपके लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आपको उस चैप्टर के साथ ये भी बताते हुए चलेंगे कि इस चैप्टर से जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये किस वर्ष एग्जाम में आया था, ये भी आपको बताते हुए चलेंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि यार अगर ये प्रश्न आ चुके हैं तो इसके अलावा संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं, ये सब आपको इन पूरी क्लास में आपको बताया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले सेशन में जितने हम क्लास पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे उन क्लासों को आप बहुत ध्यान से दिए सुनेंगे बस, और थोड़ी उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने ये बात शुरू में भी बोली है और वापस से दोहरा रहा हूँ कि जिस छात्र का एमपीपीएससी प्री के दृष्टिकोण से एमपी अच्छा रहेगा उसका पेपर बहुत बेहतर होगा। यदि आपका एमपी अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ी सा एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से करने में या उसको निकालने में थोड़ी सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो खूब सारी शुभकामनाओं के साथ और बहुत अच्छी आप मेहनत करोगे। इसके साथ हम आज से मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। इसको शुरू हम करेंगे और इसको शुरू करने से में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने सिलेबस में आपने देखा कि हमने जो है आप देखो तो इसमें हम यहाँ पर जैसे ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर आप देखो वन है, वन उत्पाद है, नदियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये स्टार्ट है। इन सब को शुरू करने से पहले थोड़ी सा हम मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश कैसे बना, मध्य प्रदेश के एरिया को हम समझेंगे, मध्य प्रदेश को जानेंगे। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, इन सब को जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है। पर उससे पहले देखो दोस्तों, आपको क्या पढ़ना जरूरी है, बेसिक पढ़ना जरूरी है। बेसिक में क्या, बेसिक में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का मैप पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश हमारा कैसे बना। देन फिर हम जो है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सिलेबस के अलग का है, वो सिलेबस के पूरे हिस्से में बटा हुआ है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश के इस पूरे सिलेबस को क्रमशः आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं एक बेसिक क्लास के साथ जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में आज का जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को यदि हम देखें तो उस चैप्टर को हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश कैसे हमारा बना, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है ना। एमपी का पुनर्गठन की आपसे चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। पुनर्गठन को हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे हमारा बना, उसकी चर्चा आपसे करते हैं। या हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब हम इस चैप्टर में सबसे पहले इस पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश हमारा कैसे बना, एमपी का गठन कैसे हुआ, इस बात पर आपसे यहाँ पर चर्चा हम जो है करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश हमारा जो है कैसे एमपी बना, उस पर आपसे यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है ना। तो अब एक बार देखते हैं अपन, इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो जो मध्य प्रदेश हमारा बना उस मध्य प्रदेश को बनेंगे। सबसे पहली बात, क्या आप जानते हैं कि आज जो हमारा मध्य प्रदेश है, क्या मध्य प्रदेश पहले भी ऐसा दिखता था? आज जिस मैप को आप देखते हो, क्या मध्य प्रदेश वैसे ही पहला था, या मध्य प्रदेश की जिस स्थिति को आप आज समझते हो उसमें समय के साथ परिवर्तन हुआ है? तो आप सभी को पता है कि किसी भी एक क्षेत्र पर या मध्य प्रदेश पर इतिहास से अब तक बहुत सारी चीजें बदली हैं। जैसे आजादी के पहले अंग्रेजों का शासन था, तब मध्य प्रदेश किसी और तरह से दिखता रहा होगा। आजादी के बाद से लेकर के 1956 तक, जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ है, तब तक मध्य प्रदेश दूसरे तरह से दिखता रहा होगा। 1956 से लेकर के 2000 तक जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में था, तो अलग मध्य प्रदेश दिखता रहा होगा। और 2000 के बाद से हमने उस मध्य प्रदेश को जाना जो आज का मध्य प्रदेश है। तो इस पूरी की पूरी कहानी में हमको ये समझना है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश कैसे बना। तब से राजतंत्र को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजों के जमाने से अब तक जो अपना मध्य प्रदेश है वो एमपी हमारा कैसे बना, इस बात को हमको यहाँ पर समझना है। इस पूरी बात को, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को हम 4 अलग अलग चरणों में हम समझेंगे
कि मध्य प्रदेश हमारा कैसे बना, मैं 4 तरीके से उनको बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या हमको समझना है। तो यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम 4 चरणों में इस बात को हम करने वाले हैं, 4 तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। उसको थोड़ी आप यहां पर ध्यान से एक बार देखने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसे हम पढ़ेंगे, तो यहां पर आप समझिएगा, आप यहां पर देखिएगा कि मध्य प्रदेश जो हम पढ़ रहे हैं एमपी, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंग्रेजों के समय। ठीक है ना, हम सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो अंग्रेजों का समय था, जो अंग्रेजों के समय की अगर आपसे बात कर लूं मैं कि अंग्रेजों के समय जो है मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, या हम कह सकते हैं कि बिफोर 1947 या 1947 के पहले का जो मध्य प्रदेश है, या बिफोर 1947 जो है अपना, वो मध्य प्रदेश हमारा कैसा दिखता था। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि अंग्रेजों के समय कैसा था, या अंग्रेजों का समय खत्म हुआ 1947 में, तो उसके पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश जो अपना बना वो 1 नवंबर 1956 को बना, तो 1947 से 1956 तक जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ, तब तक मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, उस बात को हम समझेंगे। तीसरी बात हम समझेंगे कि 1956 में जो मध्य प्रदेश हमारा बना वो कैसे बना, कैसे उसका गठन हुआ। और चूंकि उस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी था, तो यहां से लेकर के 2000 तक जब एमपी और सीजी दोनों इसमें साथ थे, तब मध्य प्रदेश कैसा दिखता था उसको अपन समझेंगे। और तीसरी बात हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, आज जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 2000 उसके बाद बना, उसकी बात करेंगे। राइट, तो 2000 के बाद, सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश कैसे एमपी बना, या 2000 से 2025 लिख दूं मैं, ठीक है ना, यहां तक का मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, इस पूरी की पूरी कहानी को हम समझेंगे। तो मध्य प्रदेश जो अपना है वो मध्य प्रदेश अंग्रेजों के समय कैसा दिखता था, और आजादी से लेकर के अपने बनने तक कैसा दिखता था, या उसमें क्या क्या चेंज हुए, क्या बदलाव हुआ, किस तरह से चीजें बनी, उस पर डिस्कस करेंगे आपसे। देन बनने के बाद छत्तीसगढ़ के साथ रहते कैसा था, और आज जब एमपी अपना पूरी तरीके से अलग है तब कैसा दिखता है। अब समझिए, हम अपनी पहली बात को यहां पर शुरू करते हैं। हम पहली बात को समझते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में बिफोर 1947 मध्य प्रदेश कैसा दिखता था। ठीक है दोस्तों, अब यहां समझेंगे अपन, इस बात को जरा देखेंगे तो आप समझना। पहली बात को मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं और उसको आप थोड़ा अच्छे से आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश है, अंग्रेजों के जमाने में एमपी हमारा कैसा दिखता था, भारत देश कैसा दिखता था। ठीक है ना, तो यदि मध्य प्रदेश की यदि आपसे बात कर लूं मैं, या भारत देश की यदि आपसे बात कर लूं मैं, तो ये अंग्रेजों का समय कैसा था। तो पहली बात तो आप यहां पर ध्यान से आप याद रखें कि अंग्रेजों का समय भारत देश में 2 तरीके से गुजरा। कैसे गुजरा, मध्य प्रदेश में आप यहां पर समझेंगे, लगभग अंग्रेजों ने भारत देश में 190 वर्ष तक शासन किया। अंग्रेजों का शासन 190 साल तक था। उन 190 सालों में शुरू में 1757 से लेकर के 1857 तक का जो 100 साल का समय है, ये भारत में जो शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, तो यहां पर भारत देश में किसका शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप सबको याद रखना है कि भारत देश में जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन जो है, यहां पर आप देखें, यहां पर तो हमारे यहां पर जो कौन सी अपने यहां पर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उस कंपनी का शासन जो है कब तक रहा, 100 साल तक यहां पर शासन था। तब तक अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शासन करने के बारे में नहीं सोचा था। मतलब भारत देश में अंग्रेजों ने बहुत शासन करने पर दिमाग नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय वो कैप्चर्ड कर रहे थे पूरे भारत देश को। बाद में आप सभी को पता होगा कि जो अपना भारत है, उस भारत देश में इस दौरान क्या हुआ, 1857 का रिवॉल्यूशन हो गया, अपन कैसे क्रांति हो गई कह सकते हैं, रिवॉल्ट कह सकते हैं। तो इस दौरान 1857 की यहां पर क्रांति होती है, क्रांति हुई, और इस क्रांति में यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस क्रांति में क्या हुआ, अंग्रेजों को पहली बार ये बताया गया, अंग्रेजों को ये पहली बार कहा गया कि हम आपसे लड़ सकते हैं। और इस क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के खोखलेपन के बारे में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो लड़ा जा सकता है, उसको हराया भी जा सकता है आगे चल के। तो ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया और भारत देश से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया।
और 1900 इसके बाद जो है आप देखिए यहां पर, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये कि 1857 क्रांति के बाद से लेकर के 1947 तक भारत देश में ब्रिटिश सरकार का शासन था। ब्रिटिश सरकार का शासन था, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार का शासन का मतलब यहां पर जो है कौन था, यहां पर जो गवर्नमेंट किसकी थी, यहां पर गवर्नमेंट कौन सा, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर मध्य प्रदेश या भारत देश में शासन करती थी। ये पृष्ठभूमि बता रहा हूं आपको मैं। अभी हम आते हैं राज्यों पर, आते हैं, पृष्ठभूमि है। अंग्रेजों के जमाने में मोटे तौर पर भारत देश में अंग्रेजों ने जो शासन किया वो 200 साल तक शासन किया, और इन 200 सालों में शुरू के 100 सालों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जबकि अगले 90 सालों में ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, और जब ब्रिटिश सरकार ने शासन किया अगले 90 सालों में, तब उन्होंने यहां पर शासन किया। अब कैप्चर्ड करने वाली बात नहीं थी, तब शासन करने के लिए उन्होंने दो तरीके निकाले। तो ब्रिटिश भारत जब 1857 के बाद का भारत था, वहां ब्रिटिश सरकार महारानी के माध्यम से शासन होना शुरू हुआ, और वो शासन दो तरीके से हुआ। इन 90 सालों में भारत देश में अंग्रेजों ने, कि ब्रिटिश सरकार का जो शासन था, उस शासन को आप जब देखेंगे तो आप समझेंगे, इसको आप समझेंगे तो आप देखेंगे यहां पर समझना इस बात को, कि यहां पर जो है ब्रिटिश सरकार का शासन जो है भारत देश में दो प्रकार से होता था। एक तो प्रत्यक्ष था, मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं, एक प्रत्यक्ष शासन था, या उसको अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट शासन, यहां पर एक प्रत्यक्ष शासन था। जबकि एक भारत देश में अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन होता था, या हम कह सकते हैं भारत देश में जो इनडायरेक्ट शासन था, भारत देश में अंग्रेजों का एक इनडायरेक्ट शासन होता था। क्या मीनिंग है इसका? इनका मीनिंग ये है कि अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन वहां पर किया जहां पर अंग्रेज और जनता के बीच में कोई नहीं होता था। यूं समझ लो, अंग्रेज हैं, उनके नियम, उनके कानून है, वो सीधे जनता पर लागू हो रहे हैं, और अंग्रेजों की बातों को सीधे जनता पर लागू किया जा रहा है, वहां पर प्रत्यक्ष शासन है। ऐसे समझ लो कि यहां पर अंग्रेज हैं, और इनके द्वारा बनाए गए कानून सीधे जनता पर लागू होते हैं। ऐसे शासन को हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष शासन कहते थे। और अंग्रेजों ने ऐसे शासन को चलाने के लिए कितने, 1861 में, 1861 में कुल 11 राज्यों का गठन किया। 11 स्टेट जो है अंग्रेजों ने 11 राज्य बनाए। बाद में थोड़ी चेंज हुआ, पर यहां पर 11 राज्य बने, अर्थात भारत देश में ऐसे 11 राज्य थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा सीधा शासन था। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब यहां पर ये इनडायरेक्ट, जहां पर अंग्रेज टॉप पर तो रहते थे, जनता सबसे नीचे रहती थी। यहां पर जो भी जनता है वो सबसे नीचे रहती थी, पर उस बीच यहां पर राजा या प्रिंसली स्टेट के माध्यम से शासन होता था। ऐसे शासन को हम अप्रत्यक्ष शासन कहते थे। टॉप पर तो अंग्रेज ही थे, पर जनता और अंग्रेजों के बीच में राजा आ जाते थे, उसको हम अप्रत्यक्ष शासन कहते थे। और ये अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट शासन था। ऐसे भारत देश में लगभग 562 जो है वो ऐसे राजा थे, जो राजाओं का शासन जो है, जो जितने भी प्रिंसली स्टेट कह सकते हैं, उनका शासन भारत देश में था। तो पूरी बात का सारांश क्या हुआ? इस पूरी बात का सारांश ये हुआ, हम अंग्रेजों के जमाने के मध्य प्रदेश को भारत देश समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम ये समझ रहे हैं मोटे तौर पर कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों का शासन भारत देश में 190 साल तक था, ऑलमोस्ट। उसमें जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब कोई शासन की कोई तरीके नहीं थे उतने प्रॉपर। लेकिन जब 57 क्रांति हुई, भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन आया, तब उन्होंने शासन को व्यवस्थित किया। और इस कड़ी में शासन दो प्रकार से हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जहां पर अंग्रेज सीधे जनता पर शासन करते थे वो डायरेक्ट शासन था, और जहां पर अंग्रेजों का शासन राजाओं के माध्यम से जनता पर होता था उसको इनडायरेक्ट शासन कहते थे। भारत देश में जहां पर डायरेक्ट शासन था वहां पर कुल 11 राज्य थे, जबकि जहां पर इनडायरेक्ट वहां पर 562 देसी रियासतों का शासन था, प्रिंसली स्टेट का शासन था वहां पर। अब मध्य प्रदेश में क्या है, एमपी की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है। मतलब अभी ये तो एक बेसिक बात हुई, मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों। तो देखो एमपी में क्या है, जरा समझना ध्यान से यहां पर, ठीक है ना। आप सब बहुत ध्यान से यहां पर देखिए, यहां पर
मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, तो अपन एमपी को अपन देखें कि मध्य प्रदेश की स्थिति अपन देखें बिफोर 1947, अर्थात मध्य प्रदेश कब, 1947 के पहले का। तो 1947 या अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कौन सा, बिफोर 1947 का मध्य प्रदेश कैसा दिखता रहा होगा, 1947 के पहले का एमपी हमारा कैसा दिखता था, उसको आप समझेंगे। कैसे, तो हमने आपको समझाया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शासन था। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है कौन सा, आप यहां पर कह सकते हैं कि एमपी में, मध्य प्रदेश में, यहां पर देखिए, इसको अपन आगे समझते हैं जरा। देखें, तो मध्य प्रदेश में एक तो प्रत्यक्ष रहा होगा और एक अप्रत्यक्ष रहा होगा। तो एक कौन सा यहां पर अपना प्रत्यक्ष शासन रहा होगा, या उसको अपन कहते हैं अपन कौन सा यहां पर डायरेक्ट शासन रहा होगा, और एक कैसा रहा होगा आपका अप्रत्यक्ष शासन था, या अपन कह सकते हैं कैसा यहां पर इन डायरेक्ट जो शासन है वो मध्य प्रदेश में आपका रहा होगा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर अपन प्रत्यक्ष शासन के लिए आपसे बात कर लें तो यहां पर आप देखो, यहां पर प्रत्यक्ष शासन में मध्य प्रदेश में कुल उस समय एक राज्य था, एक स्टेट मध्य प्रदेश में था, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में 79 जो है देसी रियासतें थीं। मध्य प्रदेश में देसी राजाओं की रियासतें, या अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रिंसली जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट है, उनकी संख्या जो है 79 हुआ करती थी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, ठीक है ना। और उस मध्य प्रदेश में आप यहां पर देखें, जो एक राज्य हमारा उस समय, जो अपना मध्य प्रदेश हमारा कैसा दिखता रहा होगा, उसके यदि आपसे बात कर लें तो ध्यान से आप समझना कि कैसा और कहां पर शासन हुआ करता था। देखो दोस्तों, यहां पर जो है जो अपना एमपी है, मान लीजिए अपना एमपी का अपन मैप यहां पर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से आप देखें, जरा एक सेकेंड का समय दीजिए। एक मैप लेते हैं अपन, और मैप से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एमपी जो है अपना कैसा मध्य प्रदेश, ये अपना एमपी है, राइट। ये अपना मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये अपना एमपी का मैप है जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के इस मैप की यदि आपसे बात कर लूँ मैं, एमपी का जो मैप है, इस मैप को यदि आप देखो तो आप क्या समझोगे, इस मध्य प्रदेश में ये आज का मध्य प्रदेश है। तब का जो मध्य प्रदेश था हमारा, वो ऐसा एमपी नहीं दिखता था। आप यहां पर देखो, ये वाला एमपी तो जैसा आपको दिख रहा होगा, एमपी का हिस्सा यहां पर, ये वाला जो मध्य प्रदेश है आपका, ये आज का अपना मध्य प्रदेश है। अंग्रेजों के जमाने में मध्य प्रदेश का ये नक्शा नहीं था, ये 2000 के बाद प्राप्त हुआ। तो क्या था उस भारत में, यहां पर देखो, यहां से पूरा छत्तीसगढ़, मध्य पूरा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा एमपी में आता था, प्लस महाराष्ट्र कुछ हिस्सा यहां पर एमपी में आता था। तो मध्य प्रदेश जो है, ये एमपी जो है, ये अंग्रेजों के जमाने में ऐसा मध्य प्रदेश आपको दिखता रहा होगा। और इस मध्य प्रदेश में अगर देखें कि जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, डायरेक्ट शासन था, वो कौन सा क्षेत्र था, तो यहां पर आप देखें वो क्षेत्र आपका ये था, पूरा छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट हो गया अपना, ठीक है ना। पूरा छत्तीसगढ़ से लेकर के ये पूरा साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, ये तो एमपी में यहां से आप देखो, यहां से ये पूरा महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा एमपी में था, वो पूरा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा एमपी का पूरा, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में साउथ ईस्ट ये जो हिस्सा था, यहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, या कह सकते हैं यहां पर डायरेक्ट शासन था। इस क्षेत्र को, इस स्थान को अंग्रेजों के जमाने में इसको अपन कहते थे सीपी एंड बरार, अंग्रेजों ने नाम दिया था, सीपी एंड बरार नाम दिया था, और ये 1861 में राज्य बना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राज्य है 1861 में बना, ये राज्य, और इसकी जो कैपिटल थी, इसकी जो कैपिटल या अपन से कह सकते हैं राजधानी, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, यहां पर नागपुर थी। अब इससे एक बात निकल के आती है बंधु की, कई बार पूछता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश जो है बाद में हुआ, ठीक है, पर मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम, जब एमपी नाम नहीं था तब क्या नाम था, तो याद रखना उस मध्य प्रदेश का नाम सीपी एंड बरार या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। और ये इस हिस्से की बात, यहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, और इसके बाद मध्य प्रदेश का जो बाकी हिस्सा था वहां पर अंग्रेजों का शासन तो था पर इनडायरेक्ट था। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, मध्य प्रदेश में यहां पर छोटे बड़े बहुत सारे, कुछ यहां भी थे पर उनकी गिनती ना के बराबर थी। तो ऐसे मध्य प्रदेश में 79 प्रिंसली स्टेट थे मध्य प्रदेश में,
या हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है देसी रियासतों के राजा थे। और ये कहानी कब तक चली हमारी, जब तक अंग्रेज भारत देश में रहे। मोटे तौर पर अगर देखें जो ये बोर्ड में लिखा हुआ है, हमने क्या समझा कि मध्य प्रदेश बिफोर 1947, इट मींस जब अंग्रेजों का शासन था तब कैसा था, तब मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र में प्रत्यक्ष शासन था, डायरेक्ट शासन था, और कुछ में इनडायरेक्ट शासन था। जहां पर डायरेक्ट था उसका नाम दिया सीपीएन बरार, राजधानी थी नागपुर, और जहां पर अप्रत्यक्ष शासन था वहां पर भारत मध्य प्रदेश में 79 देसी रियासतों की रियासत थी। यह मामला हुआ 1947 के पहले पहले का। फिर कहानी क्या बदली, 1947 में 15 अगस्त को अपना देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश नहीं बन सका, या मध्य प्रदेश गठन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब हम समझेंगे कि 1947 के बाद का जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश कैसा दिखता था। ये हमारा पहला हिस्सा हुआ। हमने पढ़ा कि हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं बंधु, हम मध्य प्रदेश को 4 अलग अलग हिस्सों में हम पढ़ रहे हैं। उसमें से मैंने आपको ये समझाया कि जो मध्य प्रदेश है उसमें हम पहला हिस्सा अंग्रेजों के समय का पढ़ेंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1947 से 1956 तक की बात हम करने जा रहे हैं कि क्यों नहीं बन पाया मध्य प्रदेश, या इतने साल क्यों लगे, उसकी आपसे यहां पर बात की जाएगी। ओके, तो देखो बंधु, ये तो बात हुई 1947 की। अब उसके बाद अब हम दूसरी बात आपसे करेंगे। दूसरी बात क्या, बात नंबर 2 है हमारी कि मध्य प्रदेश जो है 1947 से लेकर के 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, है ना। इन ड्यूरेशन ऑफ 1947 टू 1956 मध्य प्रदेश जो अपना है वो कैसा दिखता था। तो एमपी की यदि आपसे बात कर लें कि एमपी हमारा कैसा दिखता था, उसको देखते हैं। देश तो आजाद हो गया। अब देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने जब देश को आजाद किया तो कहा हमारा जहां पर प्रत्यक्ष शासन है, जैसे सीपीएन बरार, और ऐसे अलग अलग रहे होंगे बहुत सारे। उन्हें कहा कि जो हमारे पास सीधा सीधा है वो हम आजाद कर देंगे, लेकिन जो 562 देसी रियासतें हैं उनको लेकर के हम क्लियर नहीं है भाई। हम तो बस उनको ये एडवाइस करते हैं कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, वो चाहे तो किसी में ना मिले। हम उनको लेकर के बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। अब भारत सरकार के पास तब एक चुनौती आ गई। क्या चुनौती आ गई भारत सरकार के पास, कि चलो जो हमको मिल गया वो तो मिल गया, पर ऐसे 562 जो है राजा हैं, इनको क्या करें इनका। जब तक भारत देश में उनको आप नहीं मिला लोगे तब तक सही देश की कल्पना आप नहीं कर सकते। अब सोचो भारत देश में उस समय अगर 10 ही राजा ना मानते, मान लो 10 राजा ही नहीं मानते, तो भारत में 10 अलग राजा, 10 तो मैंने कम बोल दिया, 562 में से। फिर तो ये फैसला हुआ कि देखो राज्यवाद जब अपन बनाएंगे तब बनाएंगे, पहले हमको ये तय करना है कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था में बन जाए। 2 चुनौतियां थी, एक भारत में प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाना, पहला टास्क था। दूसरा, चलो मिल गए, मिलने के बाद इन राज्यों को हम किस तरीके से हम बनाएंगे, आधार क्या होगा, क्या उसका आधार जनसंख्या होगी, क्या उसका आधार बराबर एरिया होगा। ये सब जब तक तय नहीं हो जाता है तब तक राज्यों को हम प्रॉपर नहीं बनाएंगे। इसलिए राज्यों की एक अस्थायी व्यवस्था बनाई गई, और इसके लिए कई कमेटी बनी, उस पर चर्चा आपसे करेंगे थोड़ी देर से। तो यूं समझो दोस्तों कि 1947 से 1956 तक जब तक भारत सरकार इस फैसले पर नहीं पहुंचा कि राज्यों को हमें कैसे बनाना है, तब तक राज्यों की एक टेम्परेरी या अस्थायी व्यवस्था बनाई गई है। 1947 से 1956 तक जो मध्य प्रदेश है हमारा, उस मध्य प्रदेश में, उस एमपी में हमने राज्यों की क्या बनाई, राज्यों की हमने एक अस्थायी व्यवस्था बनाई। ओके, राज्यों की एक हमने यहां पर क्या बनाई, अस्थायी व्यवस्था। अस्थायी व्यवस्था हमने बनाई, या हम कह सकते हैं कि राज्यों की एक टेम्परेरी जो व्यवस्था हो सकती है, टेम्परेरी जो अरेंजमेंट अपन कह सकते हैं, वो सरकार ने क्या कर दिया, आपका यहां पर कर दिया कि जब तक हम
प्रॉपर इस बात पर नहीं पहुंच जाते हैं कि भाई कैसे हम राज्य बनाएंगे, तब तक जो है ये अस्थायी व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था दी यहां पर? तो इसमें यह फैसला हुआ कि राज्य जो हम बनाएंगे, ये राज्य जो है, जितने भी राज्य आपके बनाए जाएंगे, राज्य जो बनेंगे, उनकी 4 कैटेगरी बनाई जाएगी। बहुत ध्यान से आपको सबको इस बात को समझना है। क्या समझना है? तो यहां पर आपको यहां पर ध्यान से आपको एक बार देखना है कि राज्यों की 4 तरह की अस्थायी हमने क्या बनाई, यहां पर व्यवस्था हमने बनाई कि राज्य जो है वो 4 कैटेगरी के जो है राज्य जो है बनाए जाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी वहां पर? तो यहां पर समझेगा, पहली कैटेगरी थी पार्ट ए कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी पार्ट बी कैटेगरी, तीसरी पार्ट सी कैटेगरी और चौथी कौन सी? यहां पर पार्ट डी कैटेगरी बनाई गई है। तो भारत में राज्यों की अस्थायी व्यवस्था के तौर पर हमने राज्यों को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में हमने बांटा। पार्ट ए में हमने हमने यहां पर किसको बांटा? हमने ब्रिटिश जो इंडिया था, पार्ट ए में हमने कहा कि वो लोग वो रहेंगे जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है। अर्थात पार्ट ए में जो ब्रिटिश भारत था हमारा, जो अंग्रेजों का जहां पर डायरेक्ट शासन था, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन जहां पर था अपने भारत देश में, ब्रिटिश जो रूल था, जो शासन था, या ब्रिटिश इंडिया जो है जहां पर था, जहां जहां प्रत्यक्ष शासन था, जैसे इंडिया में सीपीएन बरार, ऐसे हर राज्य में वो। इस कैटेगरी के भारत देश में, पार्ट ए कैटेगरी के भारत देश में आप देखोगे तो पार्ट ए जो कैटेगरी है, इसके पूरे भारत देश में कुल मिलाकर 9 राज्य बनाए गए। पार्ट ए कैटेगरी के कितने राज्य बनाए गए? 9 राज्य बनाए गए। पार्ट बी में हमने कहा कि बड़े बड़े जो प्रिंसली स्टेट हैं, जहां पर बड़े बड़े राजा हैं, और वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर जो गवर्नर प्लस जो राजघराना है उनको भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा शासन को चलाने में। आसान भाषा में, जो बड़ी जो रियासतें थी, समझिए यहां पर जो बड़ी रियासत थी, बड़ी जो रियासतें थीं, ये अपन कह सकते हैं लार्ज प्रिंसली स्टेट जो आपके थे, यहां पर प्रिंसली स्टेट थे, उन स्टेटों को हमने पार्ट बी में रखा। बशर्ते यहां पर क्या था, यहां पर शासन को चलाने में सरकार के साथ साथ राजघराने जो थे वो भी उनका इन्वॉल्वमेंट था। इस कैटेगरी के मध्य प्रदेश में 9 राज्य इसके भी बने, 9 राज्य मध्य प्रदेश में पार्ट बी के भी बने, ठीक है ना। इसके बाद भारत देश में छोटी रियासतें जहां पर कमिश्नर है ना, आयुक्त का शासन था, तो यहां पर जितनी छोटी रियासतें थीं उनको मिला करके जितनी यहां पर अपने यहां पर छोटी छोटी रियासतें थीं मध्य प्रदेश में, यहां पर देखिए आप जितनी भी मध्य प्रदेश में कैसी यहां पर छोटी रियासत थीं, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, स्मॉल प्रिंसली स्टेट जितने थे आपके यहां पर, तो स्मॉल जो प्रिंसली स्टेट हैं, उन स्मॉल प्रिंसली स्टेट को मिलाकर के हमने पार्ट सी के बहुत सारे राज्य बनाए। और इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर एमपी में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में जो है ऐसे 10 जो राज्य हैं वो बनाए गए। कितने यहां पर 10 राज्य बने, ठीक है ना। जबकि पार्ट डी में हमने उनको शामिल किया जो यूं समझ लो कि आइलैंड हैं, ये बहुत दूर है भारत देश से, या हमने भारत देश में उनको कैप्चर्ड किया है बाद में। तो इस तरीके से हमने समझ लो कि यहां पर जो है पार्ट डी में हम आइलैंड या समुद्री क्षेत्र हम कह सकते हैं कि समुद्री क्षेत्र के बहुत बड़े भूभाग जो बहुत दूर था, ये जिनको हमने कैप्चर्ड किया है, जो ओशन वाला एरिया है, उसको हमने शामिल किया। और ऐसा मात्र एक राज्य बनाया हमने, अंडमान और निकोबार। किसको बनाया? अंडमान एंड किसको बनाया अपन ने? निकोबार को बनाया, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको ध्यान से एक बार समझना है, अंडमान एंड निकोबार। तो कहानी का सार क्या निकला? यहां तक की हमने बात की। यहां तक क्या हुआ, भारत में 1947 से 1956 तक हमने भारत देश को 4 कैटेगरी के राज्यों में देखा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के राज्यों में। ये तो भारत देश की बात हुई, और ये संविधान के पार्ट 7 का हिस्सा था। जानते हो आप सब लोग क्या? जो अपना भारत है, उस भारत में जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस भारतीय संविधान की यदि आपसे बात कर लूं मैं, तो भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 पार्ट है, 22 भाग थे।
अगर करंट की यदि आपसे बात कर लूं तो करंट में भारत में कुल 25 भाग हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे, हाँ या ना। लेकिन क्या आप ये इस बात को जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 22 में से जो न्यू भाग थे, जो नए भाग हैं, वो 4 का ए है, 14 का भी ए है, ठीक है ना, 9 का ए है और 9 का बी है। ये भारतीय संविधान में 4 नए भाग बने हैं। तो वैसे तो 22 4 26 हो जाना चाहिए था लेकिन अभी 25 हैं। एक भाग को कह सकते हैं हटा दिया गया। तो जिस भाग को हमने हटाया वो राज्य की, ये संविधान, भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 7 था, भाग नंबर 7 था, राज्यों की अस्थायी या टेम्परेरी व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के 22 भागों में से हमने क्या किया, हमने उन 22 भाग में से एक को हटाया, 21 बचा, 4 नए जोड़े, 9 का ए, 9 का बी, 4 का ए, 14 का ए, ठीक है ना। अब ध्यान से आपको समझना है, वो तो एक बहुत सामान्य सी बात थी जो मैंने आपको जस्ट यूं ही बता दी। मध्य प्रदेश में ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की स्थिति क्या थी उसको हम समझते हैं, ठीक है। जो अपना एमपी है, उस मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, अपन मैप से ही अपन समझते हैं कि जो अपना मैप था उस मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं कि एमपी की स्थिति क्या थी। जरा बहुत बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर एक बार समझना है और देखना है कि अपना मध्य प्रदेश कैसा जो है दिखता था, ठीक है, समझिए। देखिए चलो, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, ये अपना एमपी छोटा करते हैं अपन यहाँ पर, ये तो ये अपना जो मध्य प्रदेश है, क्या मध्य प्रदेश में पार्ट ए बी सी क्या उनकी स्थिति थी उसको अपन जरा इस बार इस मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना मध्य प्रदेश है, लेकिन ब्रिटिश भारत के बाद 1947 के बाद जो आप इस मध्य प्रदेश को देखते हो, ये तो 2000 के बाद का मध्य प्रदेश है। उस समय का मध्य प्रदेश कुछ ऐसा नहीं दिखता था। उस मध्य प्रदेश में आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा पूरा था और महाराष्ट्र वाला हिस्सा भी एमपी में पूरा आता था। अब समझना आपको कि इस पार्ट ए बी सी डी कहानी में एमपी कहां कहां था और एमपी कितना था। देखें, हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा एमपी था, यहां पर छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, चूंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है, यहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था या डायरेक्ट शासन था। ये इस वाले बेल्ट में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष या डायरेक्ट शासन था। ये तो जहां पर ब्रिटिश भारत था, जो हमको सीधे मिल गया, उसको हमने पार्ट ए में शामिल किया। कहने का आशय क्या हुआ बंधु, कि मध्य प्रदेश का ये हिस्सा, एमपी का ये जो हिस्सा है, ये पार्ट ए कहलाया। पार्ट ए में 9 राज्य थे भारत में, उनमें से एक मध्य प्रदेश में था। और नाम क्या था उसका, हमने उसका नाम क्या दिया, तो आप देखें इसका हमने जो नाम दिया, इसका नाम वही था जो पहले था, सीपी एंड बरार इसका नाम था। सीपी एंड जो इसका नाम था, और 1947 में ही हमने इसको पार्ट ए का राज्य अनाउंस कर दिया। कब, 1947 में, क्योंकि कंडीशन यही थी ना कि जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा होगा, जो अंग्रेज हमको सीधे देके चले जाएंगे, जहां प्रिंसली स्टेट नहीं होंगे और होंगे तो न्यूट्रल होंगे, ऐसे हिस्से को अपन पार्ट ए कहेंगे, और सीपी एंड बरार उनसे बन गया। दूसरा, मध्य प्रदेश में बड़ी रियासतों की यदि आपसे बात कर लूं मैं मध्य प्रदेश में, तो देखिए बंधु, मध्य प्रदेश में जो बड़ी रियासत थी, यहां पर सिंधिया थे ग्वालियर के, यहां पर इंदौर में होलकर थे। इनके जो हिस्से को हमने जो एक राज्य के रूप में हमने देखा और एक हमने जो राज्य बनाया, ये एक जो है एक पूरा एक इन बड़े बड़े रियासतें और उनके अधीन काम करने वाले छोटे मोटे जो राजा थे, उनको हमने मिलाकर एक राज्य बनाया। ये जो स्टेट था आपका, ये एक स्टेट हमने बना दिया, यहां से एक स्टेट बन गया ये, इसको हमने पार्ट बी का एक राज्य बनाया, बड़ी रियासतों का राज्य बनाया, और इसका नाम दिया मध्य भारत। क्या नाम दिया, मध्य भारत हमने नाम दिया। इसी को हम कह सकते हैं सेंट्रल जो इंडिया है, इसका नाम क्या रखा अपन ने, सेंट्रल इंडिया नाम रखा इस पार्ट बी का। और ये बना मई 1948 में। कह सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ, ये कब बना, तो ये बनता है आपका यहां पर मई 1948 में इसको एक राज्य पार्ट बी का राज्य बनाया गया, और जो 1956 तक चलता रहा। छोटी छोटी रियासतों को लेकर के बंधु, जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे जो राजा थे, उनके यदि अपन राज्य को हम देखें
तो हम समझेंगे कि इन छोटे छोटे राजाओं में यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा भूभाग जो है ये छोटे छोटे राज्यों का मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा पूरा एमपी का था, यहाँ पर इसको हमने पार्ट सी कैटेगरी में बनाया और ये जो राज्य है इसका नाम हमने विंध्यन प्रदेश रखा। इसका नाम था विंध्यन प्रदेश, तो इसका नाम हमने रखा यहाँ पर विंध्यन प्रदेश रखा, या विंध्यन स्टेट इसका नाम रखा, विंध्यन प्रदेश इसका नाम रखा गया। और ये अप्रैल 1948 में 1948 में इसमें एक सी कैटेगरी का हमने राज्य बनाया विंध्यन प्रदेश। देखिए दोस्तों, 3 कैटेगरी के राज्य जो मध्य प्रदेश में है वो बने, पर एक प्रॉब्लम थी कि भोपाल जो प्रिंसली स्टेट था, ये जो भोपाल आपको दिख रहा होगा भोपाल के जो राजा हैं उस समय नवाब हमीदुल्लाह खान थे, मुस्लिम रियासत थी। हैदराबाद के बाद अगर भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी कोई रियासत थी तो वो कौन सी थी? आपकी भोपाल की रियासत थी। भोपाल के राजा इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे कि हम भारत देश में शामिल होंगे, तब उन्होंने एक अपनी पैरेलल या समानांतर सरकार बनाई और उन्होंने अनाउंस किया कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। और 1947 से 1948 1949 1 जून 1949 तक भोपाल भारत का हिस्सा नहीं था। तो 1 जून 1949 के पहले पहले का जो मध्य प्रदेश है जो मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश में ये हिस्सा जो है इंडिपेंडेंट था मध्य प्रदेश से। बाद में भोपाल 1 जून 1949 को एमपी में मिला और भोपाल को भी हमने फिर राज्य बनाया, पर शर्त ये थी वहां के राजा की कि भोपाल किसी भी हिस्से में शामिल नहीं होगा। तो शर्त के हिसाब से भोपाल को भी हमने पार्ट सी कैटेगरी में रखा, पार्ट सी कैटेगरी अलग राज्य बनाया, इससे इन्वॉल्व इनमें इंक्लूड नहीं किया, एक अलग राज्य बनाया। और 1949 में भोपाल एक क्या बन गया? एक राज्य बन गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 1947 से 56 तक 4 राज्य काम करते रहे। कौन कौन से राज्य काम करते रहे? तो एक राज्य ए कैटेगरी का राज्य था सीपी एंड बरार, एक राज्य बी कैटेगरी का था मध्य भारत, 2 राज्य सी कैटेगरी के थे मध्य प्रदेश में, एक विंध्यन प्रदेश, एक कौन सा अपना भोपाल। पूरे भारत देश में ब्रिटिश भारत के पार्ट ए कैटेगरी के 9 राज्य बने थे, बड़ी रियासतों वाले राज्य 9 राज्य बने थे, छोटी रियासतों से मिलकर 10 राज्य बने थे और एक था डी कैटेगरी अंडमान निकोबार। तो जैसे हमने समझा कि बिफोर 1947 अंग्रेजों के जमाने में जो मध्य प्रदेश है हमारा, जो एमपी है उस मध्य प्रदेश में या तो डायरेक्ट शासन था या इनडायरेक्ट शासन था। डायरेक्ट शासन था सीपी एंड बरार में और इनडायरेक्ट 79 देशी रियासतों का शासन था। पर 1947 से 1956 तक जब तक मध्य प्रदेश नहीं बना तब तक मध्य प्रदेश में जो एमपी में जो है 4 तरह के राज्य थे। कुल 4 राज्य थे 3 कैटेगरी के, एक पार्ट ए का राज्य सीपी एंड बरार, एक पार्ट बी का राज्य क्या नाम था उसका नाम था मध्य भारत सेंट्रल इंडिया, एक पार्ट सी का नहीं 2 पार्ट सी के भोपाल और विंध्यन प्रदेश। अब थोड़ी हम इनके बारे में कुछ कुछ बातें और करते हैं, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं आप बहुत ध्यान से आप सुन रहे होंगे और इन बातों को बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कीजिएगा। बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे तो चीजें हमसे बहुत अच्छे से बनेंगी। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, हम इस पूरे के पूरे सेशन में PYQ लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कि पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, किस एग्जाम में आया है, कब आया है। फिर उसके बाद उस चैप्टर के संभावित प्रश्न बताएंगे आपको कि आने वाले एग्जामों में इससे संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बंधु? ओके, अब आगे बात करते हैं, आप सबसे आगे हम चर्चा करते हैं इसमें। अब इसके बारे में पार्ट ABCD के बारे में कुछ कुछ बातें हम और करते हैं आपसे, ठीक है ना? अब समझिएगा और देखिएगा। देखें तो यहां पर थोड़ा आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं और देखते हैं। तो वापस से मैं एक MP का मैप ले लेता हूं और आपको उसको जो है अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, देखें ये अपना मध्य प्रदेश है और हम किस MP की बात कर रहे हैं?
हम उस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जो अपना मध्य प्रदेश कब से कब तक था। हम बात कर रहे हैं इन बिटवीन 1947 टू 1956 की स्थिति की हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश इस दौरान हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, उस मध्य प्रदेश की आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए ये जो मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ कि देखो ये जो मध्य प्रदेश हमारा है, ये आज का मध्य प्रदेश का मैप है हमारा। तब का मध्य प्रदेश कैसा दिखता था मैंने पिछली स्लाइड में भी बनाया था, फिर भी मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ कि मध्य प्रदेश जो अपना है ये अपना आज का मध्य प्रदेश है जो आज आप देख रहे हो। तब के मध्य प्रदेश में यहाँ से छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा था और बरार वाला पूरा हिस्सा था, ठीक है ना। और इस मध्य प्रदेश को, इस वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया था, पार्ट ए का मध्य प्रदेश या सीपी एंड बरार था, ठीक है। इस मध्य प्रदेश को हमने पार्ट बी में शामिल किया था, ये पार्ट बी का हिस्सा मध्य था, इसको हम सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत कहते थे, ठीक है ना। इसके अलावा हमने जो है एक हिस्सा ये छोटी रियासतों वाला पढ़ा था, इसको हमने देखा था, ये थोड़ा और ऐसे ये था अपना, ये अपना पार्ट सी वाला हिस्सा था, ये पार्ट सी वाला हिस्सा था, ये पार्ट ए वाला हिस्सा था, ये पार्ट बी वाला हिस्सा था, है ना। और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे अपन इसको ना ऐसे और यहाँ से ये बनाते हैं, ये तो ये पूरा पार्ट ए था, ये पार्ट ए था, ठीक है ना। और बीच का जो हिस्सा था, बीच का जो हिस्सा था उसको हम क्या बोलते हैं, भोपाल, यही पार्ट सी का हिस्सा था। इतनी बात तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी समझ में आई होगी। देखो जरा तो इसको, हाँ तो देखिए दोस्त, हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उस मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं पार्ट ए। यहाँ देखिए जो पार्ट ए कैटेगरी था उसका नाम था सीपी एंड बरार, इसका नाम था सीपी एंड बरार था। तो पार्ट ए का नाम क्या सीपी एंड बरार हुआ। कुछ बेसिक बातें हम देखेंगे, जैसे हम क्या समझेंगे इसमें, हम इसमें ये समझेंगे बंधु कि ये जैसे कब बना, ठीक है ना, हम चर्चा करेंगे इस पर, कब बना, गठन कब हुआ, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कब बना, इसका निर्माण कब फॉर्म हुआ है ना, निर्माण बात करते हैं कब बना ये, ठीक है ना, कब ये बना। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसमें जब ये बना तो उसमें कौन कौन सा एरिया शामिल था, कौन सा उसमें क्षेत्र शामिल था, उसकी आपसे चर्चा करेंगे। उस मध्य प्रदेश में में कितने डिस्ट्रिक्ट कितने थे, कुछ उसमें हम डिस्ट्रिक्ट जिलों की बात करेंगे। हम देसी रियासतों की बात करेंगे, कितनी रियासतें इसमें शामिल हुई, प्रिंसली जो स्टेट हैं वो इसमें कितने शामिल हुए। इसके बाद इसमें विधानसभा जो अपनी थी, विधानसभा, उस विधानसभा की क्या स्थिति थी, अपन विधानसभा वहाँ पर देखेंगे। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसकी चर्चा आपसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है कैपिटल की बात करेंगे, यहाँ पर जो राजधानी, यहाँ पर राजधानी की चर्चा करेंगे आपसे कि इसकी कैपिटल क्या बनी, उस पर चर्चा आपसे करेंगे। उसके बाद वहाँ पर कौन सा क्या बना, मुख्यमंत्री बना, उस मुख्यमंत्री की बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ के सीएम कौन थे। इन कुछ बेसिक पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे और इन सब पर करेंगे, यही हम बात करेंगे पार्ट बी में, यही हम बात करेंगे, इन सब पार्ट के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं ना। तो देखो दोस्तों, पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविजंस या प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। वैसे तो अंग्रेजों के जमाने में जो अंग्रेजों का शासन था, उस समय अंग्रेजों के शासन में आप देखोगे तो 1861 में 1861 में ये राज्य बना था। लेकिन चूंकि हम 1947 से 1956 तक के मध्य प्रदेश को हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो निर्माण हुआ है वो 1947 में ही हो गया है, 1947 में हुआ। ये कब हुआ है, अंग्रेजों के समय हुआ है ना, अंग्रेजों के समय हुआ है। और हम कह सकते हैं ये आज़ाद भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो आज़ाद भारत का जब ये राज्य बना पार्ट ए कैटेगरी का, तो वो 1947 में ही बन गया, ठीक है। एरिया कौन सा था, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दक्षिण मध्य प्रदेश के लिए आपसे बात कर लूं मैं, तो मध्य प्रदेश के लिए आपसे हम बात कर लें, है ना, एमपी। तो मध्य प्रदेश में कौन सा हिस्सा अपना, एमपी में दक्षिण पूर्व एमपी, या हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एमपी, पूरा छत्तीसगढ़
और महाराष्ट्र में बरार और विदर्भ, बरार और विदर्भ। ये तो मध्य प्रदेश का साउथ ईस्ट एमपी, मतलब जिले देख लो यहाँ पर पूरा, यहाँ से देखो आप तो होशंगाबाद, नर्मदापुरम जिसको हम कहते हैं, हरदा, बैतूल, जौनपुर, कटनी, ऊपर वहां जाओ तो सतना, नीचे पूरे जिले सिंगरौली, अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, ये पूरा ऐसा सिवनी, छिंदवाड़ा, सब ये पार्ट ए में जाता है। पूरा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बरार और विदर्भ वाला हिस्सा पार्ट ए कहलाया। कितने जिले हमने इसमें बनाए तो देखो दोस्तों, जब ये बना तब उसमें जिले कितने बने, हमने यहां पर कुल जिले हमने बनाए यहां पर कितने, 22 जो राज्य बना उसमें हमने 22 जिले हमने बनाए, 22 हमने जिले बनाए, डिस्ट्रिक्ट बनाए। और कितनी रियासतें शामिल हुई तो 15 जो प्रिंसली स्टेट थे वो इसमें शामिल हो गए। मध्य प्रदेश की 79 प्रिंसली स्टेट में से 15 जो प्रिंसली स्टेट है वो पार्ट ए में चले गए, ठीक है ना। विधानसभा में एमएलए होते हैं तो इसमें एमएलए की संख्या 150 150 रखी गई, जबकि यहाँ की कैपिटल जो है नागपुर को बनाया गया। नागपुर पहले भी थी और बाद में भी थी। और सीएम बनते हैं पंडित रवि शंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या बनते हैं, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। इस प्रकार पार्ट ए एज ए स्टेट काम करने लग गया 1947 से 1956 तक, जिसकी अपनी राजधानी थी, अपने मुख्यमंत्री थे, अपने विधानसभा के मेंबर थे और बाकी सब वो सारी चीजें थी जैसा एक प्राइमरी स्टेट में चीजें होनी चाहिए, ऐसे वहां पर चीजें थी, ठीक है। और ये सब हुआ, सभी राज्यों में हुआ, बाद में ये सब खत्म हुआ और एक राज्य बना मध्य प्रदेश, और ऐसे भारत देश में अलग। तो मोटे मोटे तौर पर देखो बंधु, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 1947 से 1956 तक भारत में 9, 18, 10, 29 और लगभग 30 राज्य थे। 29 है ना, 9 पार्ट ए में, 9 पार्ट बी में, तो 18 और 10 पार्ट सी में 28 और 29। तो 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश में 29 राज्य थे, उनमें से 4 मध्य प्रदेश में थे, सही है। एक पार्ट ए का सीपीएन बरार, एक पार्ट बी का सेंट्रल इंडिया मध्य भारत, और 2 पार्ट सी के विंध्य प्रदेश और भोपाल, और उनके बारे में हम बेसिक जानकारी भी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो पार्ट बी, पार्ट बी के बारे में देखो दोस्त, पार्ट बी के बारे में ये है मित्र की पार्ट बी जो है, ये जो हमारा पार्ट बी है, इसको अगर हम देखें तो पार्ट बी जो है, सॉरी यहां से थोड़ा ऊपर बना देते हैं ना, हाँ, पार्ट बी जो है, इस पार्ट बी का नाम जो है, इसके बारे में वही सब बात जो अपना पार्ट बी है, पार्ट बी, इस पार्ट बी के बारे में हम पूरी बातें करते हैं, वही सब बात जो हम अभी कर रहे थे। कौन कौन सी, देखिए पहला बात वही कि कब बना ये, इसका निर्माण कब हुआ, है ना, इसका गठन कब हुआ, ऑर्गेनाइज कब किया गया इसको, ये भी हम कह सकते हैं। इसके बाद इसका एरिया क्या था, इसका क्षेत्र हमको देखना है कि इसका एरिया या क्षेत्र क्या है, एरिया हमको पकड़ना है इसका कि एरिया क्या था इसका। फिर हम उसको कैपिटल पकड़ना अपन को कि राजधानी यहाँ की क्या थी, राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या था, वो हमको समझना है। उसके बाद यहाँ पर कितने प्रिंसली स्टेट थे, कितनी यहाँ पर क्या रियासतें थीं या प्रिंसली स्टेट कितने थे, वो हमको समझना है। उसके बाद यहाँ पर क्या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, विधानसभा में कितने मेंबर थे, या अपन कह सकते हैं विधानसभा में लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो कैसी थी यहाँ पर, और यहाँ के अपने मुख्यमंत्री कौन थे। इन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आपसे यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं प्रत्येक राज्य के बारे में। तो देखिए यहां पर जो है, यहां पर जो हमने देखा कि कब बना पार्ट बी, जो आपका बना वो कब बना, आपका मई में जाके बना, मई। तो मई 1948 में पार्ट बी राज्य बना, इसका नाम था मध्य भारत, मध्य भारत, या इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया, राइट, सेंट्रल इंडिया अपन इसको अपन कह सकते हैं, ये सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा था, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, इसमें एरिया कौन सा, तो हम कह सकते हैं देखो पार्ट बी वाला हिस्सा अपन कह सकते हैं ये हिस्सा जो यहां से लगा है, कौन से, राजस्थान, गुजरात से, राजस्थान से लगा हुआ है, या आसान भाषा हम कह सकते हैं ग्वालियर से अपन इंदौर तक तो अपन ले सकते हैं, इंदौर संभाग तक, है ना। तो ग्वालियर से कम इंदौर तक, है ना, या अपन कह सकते हैं जो ग्वालियर है, ग्वालियर टू इंदौर, इंदौर जो डिवीजन है, इनका जो बेल्ट था, संभाग तक का जो हिस्सा था वो इसमें आता था, ठीक है ना। इसके अलावा
इसकी कैपिटल क्या थी? एक प्रॉब्लम हो गई। बड़ी रियासत के राजाओं में एक होलकर बहुत बड़े थे, एक सिंधिया बहुत बड़े थे, बाकी सब छोटे छोटे रहे होंगे, उनके आधीन जो काम करते थे। होलकरों ने कहा राजधानी इंदौर को बनाओ बंधु, जबकि सिंधियाओं ने कहा कि ग्वालियर को बनाओ। बात बनी नहीं। तो जब बात नहीं बनी तो दो राजधानी बनाई गई, इसके यहां पर दो कैपिटल चुनी गई। कौन कौन चुनी गई यहां पर? तो इसकी दो राजधानी बनी। एक थी अपनी कौन सी? ग्वालियर। ग्वालियर ये 6.5 मंथ के लिए थी, 6.5 माह के लिए। जबकि एक थी अपनी कौन सी? अपनी यहां पर इंदौर। इंदौर जो है 5.5 माह के लिए इंदौर को बनाया गया। और प्रिंसली स्टेट के लिए आपसे बात कर लूं ना दोस्त, तो यहां पर जो है कुल मिलाकर 25 प्रिंसली स्टेट जो है इसमें शामिल हुए। विधानसभा में 99 जो एमएलए हैं वो 99 एमएलए बनाए गए। जबकि मुख्यमंत्री का नाम था यहां पर लीलाधर जोशी। क्या नाम था? लीलाधर जोशी जो है, लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी है ना, लीला जोशी। वो क्या बनते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। वो बनते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन? लीलाधर जोशी। ये पार्ट बी की बात हुई। आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं लगभग उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा कर रहा हूं जो पार्ट ए पर चर्चा कर रहा था, और उन्हीं पॉइंट्स पर जो हम पार्ट बी पर चर्चा कर रहे थे, उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, है ना। तो पार्ट ए और पार्ट बी, चूंकि मध्य प्रदेश में पार्ट सी के 2 स्टेट थे, पहले हम पार्ट सी के विंध्यन स्टेट की आपसे बात कर लेते, फिर भोपाल की बात कर लेंगे। देखिए दोस्त, तो यहां पर जो है जो हमारा ये था वही बात, किसका नाम क्या था? तो इसका नाम यदि आप देखें, इसका नाम क्या था? इसका नाम था, इसका नेम क्या पड़ा? विंध्यन प्रदेश। क्या नाम पड़ा इसका? विंध्यन स्टेट नाम पड़ा, या विंध्यन प्रदेश नाम था इसका? विंध्यन प्रदेश, या हम कह सकते हैं इसका नाम क्या था अपना? विंध्यन स्टेट नाम था इसका नाम। तो विंध्यन स्टेट, राइट। कब बना ये? तो कब इसका गठन हुआ? ऑर्गेनाइज कब हुआ इसको अंग्रेजी में कहेंगे अपन। तो इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ बंधु, आप देखें यहां पर अप्रैल 1948 में, 1948 में ये बना, ठीक है ना। और मैं इसके बारे में आपसे अगर बात करूं तो हम क्या करेंगे यहां पर, कितना इसका एरिया था, क्या इसका क्षेत्र था? तो इसका एरिया यहां पर देखो तो हम कह सकते हैं जो एमपी में जो बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश में जो कौन सा हिस्सा यहां पर अपना, यहां पर जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, उस बुंदेलखंड वाले हिस्से को अपन कह सकते हैं बुंदेलखंड, लाइक दतिया, आधा ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाणी, ये जो जिले हैं, थोड़ा सागर, थोड़ा दमोह वाला हिस्सा, ये बुंदेलखंड में आता है। तो ये बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है वो पार्ट सी में गया, विंध्यन प्रदेश में गया। क्या इसमें क्या इसकी कैपिटल थी? तो देखो राजधानी के लिए आपसे बात कर लूं मैं कि क्या इसकी राजधानी थी, क्या इसकी कैपिटल क्या थी, इसको हम समझें तो इसकी भी स्टार्टिंग में 2 कैपिटल बनी, हालांकि बाद में एक हट गई और अंत तक रीवा ही थी। तो इसमें फर्स्ट कैपिटल कौन सी? यहां पर रीवा इसकी राजधानी रही है। आप कौन सी? यहां पर जो रीवा है, रीवा इसकी राजधानी रही है, और ये हमेशा से रही है, मतलब लॉन्ग टर्म तक यही रही है। पर बीच में हमने किसको बना दिया? नौगांव को बनाया था। नौगांव कहां पड़ता है अपने यहां पर? छतरपुर में पड़ा था। पर ये जो छतरपुर था वो बहुत कम समय के लिए था, बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था, या इसको अपन ने क्या कर दिया यहां पर? बाद में इसको समाप्त कर दिया अपन ने, किसको? नौगांव को। तो एक ही बची, कौन सी? अपनी रीवा बची, राइट। ओके, अब कितनी प्रिंसली स्टेट शामिल हुए, कितनी इसमें यहां पर रियासतें शामिल हुई? तो प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल हुए 38 रियासतें शामिल इसमें हुई। जबकि यहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो यहां पर विधानसभा थी, उस विधानसभा में टोटल एमएलए यहां पर 60 एमएलए यहां पर थे। और मैंने यहां पर जिले भी लिखे होंगे, इसमें जिले मैंने नहीं बता पाया आपको। तो इसमें जो जिले थे पार्ट बी में, उनकी संख्या जो है 14 थी, 14 थी। जबकि पार्ट सी में जो अपने डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट या जिले थे, जिले, उनकी संख्या कितनी यहां पर? 7 थी, 7 थी। ओके, और सीएम है ना, यहां पर सीएम कौन बने? यहां के सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल। क्या नाम थे? शंभुनाथ शुक्ल जो है यहां के पहले फर्स्ट सीएम ऑफ विंध्यन स्टेट, शंभुनाथ शुक्ल। तो ये बातें पार्ट सी के बारे में हुई, आपके यहां पर पार्ट सी के बारे में हुई। और उसके बाद जो है अपना एक राज्य बना भोपाल। भोपाल के बारे में भी अपन वही सब बातें एक बार देख लेते हैं। ये सारी बातें एग्जाम में आपके यहां पर, एग्जाम तो ठीक है,
किसी भी एमपी को आप जब पढ़ते हो तो आपको इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैप आपसे एमपी का बनना चाहिए, वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, प्लस मध्य प्रदेश कैसे बना ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी चीज की नब्ज को नहीं पकड़ोगे ना, बेसिक चीज को यदि आप नहीं पकड़ोगे तो आप उनके चैप्टर में उतना इंटरेस्ट नहीं ला पाओगे। जब बात हो आपकी बालाघाट की डिंडोरी की तो आप पार्ट ए से रिलेट करो, जब बात हो रीवा की, जब बात हो आप शहडोल की तो आप रेट करो उनको उनके स्टेटों से और पहले से। तो पढ़ने का मजा है कि अगर अच्छा हम जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर तो सीपीएन बरार का हिस्सा था और अंग्रेजों का यहाँ प्रत्यक्ष शासन था, देसी रियासतों का मामला नहीं था बंधु हमारे यहाँ। या आप इंदौर में रहते हो तो हम तो प्रिंसली स्टेट वाले में से हैं, समझ रहे हो बात को। तो जब तक आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लाते हैं, और इंटरेस्ट कब आएगा जब आपको बेसिक पता होगा, तो आपको पहले बेसिक बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप बेसिक बहुत ध्यान से आप कर लें, देन उसके बाद चीज़ों को आप बहुत आसानी से। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर लिया जाता है उसमें मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन आते हैं, यदि आप इस क्लास को लगातार पूरा पढ़ लोगे तो आपसे सारा बनेगा, पूरा बनेगा। जितने क्वेश्चन आएंगे ये दावे से कहा जा सकता है, तो पूरे भरोसे के साथ आप पढ़ो, आपसे चीजें बनेंगी, ये हम पूरा दावा कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी टीम के साथ आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। देखिए बंधु, भोपाल आजादी के समय जब अपना देश आजाद हो रहा था, तो जब अपना देश हो रहा था या 1947 में, भोपाल के जो किंग थे, जो राजा थे, उनका नाम था नवाब हमीदुल्ला खान। क्या नाम था? नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान ने ये फैसला किया कि हमें मध्य प्रदेश या भारत देश का हिस्सा नहीं बनना और हम अपने राज्य को आजाद करते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से रखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ के बाद भी भोपाल का विलय नहीं हुआ, उसके बाद में हुआ। 1948 में मिल गई थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासत, पर भोपाल की रियासत का विलय 1949 में 1 जून को हुआ, सबसे आखिरी में हुआ। देश की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत थी। खैर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर चर्चा हम कभी और करेंगे। फिलहाल तो आप इस बात को समझो कि भोपाल जो है एमपी में शामिल कब हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था आपका 1 जून 1949 को। एज ए पार्ट सी के तौर पर हमने भोपाल को एक स्टेट बनाया, पार्ट सी का हिस्सा था। वही सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं, ध्यान से आप समझिएगा। भोपाल कब बना, गठन कब हुआ, ऑर्गेनाइज्ड कब हुआ, है ना। पहला पॉइंट ये तो हमने कहा कब बना, 1949 में। किसका हिस्सा था ये? पार्ट सी का हिस्सा था। वही बात, कौन सा एरिया इसमें था, कौन सा एरिया हमने शामिल किया, तो भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो हमने शामिल किया। क्या इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी राजधानी की यदि आपसे हम बात कर लें तो क्या इसकी राजधानी क्या थी इसकी, तो कैपिटल इसकी, भोपाल की कैपिटल भोपाल ही थी। तो भोपाल एक राज्य था और भोपाल की राजधानी भी क्या थी अपनी, भोपाल थी। कितनी रियासतें शामिल हुई इसमें, यहां पर कितने प्रिंसली स्टेट शामिल हुए, तो कुल 1 हुआ, बाकी सब पहले हो चुके थे। कितनी यहां पर जिले बने, तो भोपाल में कुल 2 जिले बनाए गए। कितने एमएलए यहां पर बनाए गए, 30 एमएलए यहां पर बनाए गए भोपाल में। और कौन बनता है का पहला मुख्यमंत्री, तो नाम था शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये भोपाल के पहले मुख्यमंत्री रहे। और देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये पहला और आखिरी आदमी है, आखिरी तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि आखिरी इन द सेंस कि अब तक भारत देश में, अब तक, है ना। तो अब तक भारत देश में जितने लोग राष्ट्रपति बने उनमें से शंकर दयाल शर्मा इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत देश के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रपति बनने वाले इकलौते आदमी कौन थे अपने, शंकर दयाल शर्मा थे। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ पार्ट ए का 1 राज्य, पार्ट बी का 2 राज्य, और पार्ट बी का 1 राज्य और पार्ट सी के 2 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश 1947 तक चलता रहा।
इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। भारत देश में इस दौरान देश का संविधान भी बना, अलग अलग कमेटी बनी लैंग्वेज को लेकर के। इस दौरान सभी प्रिंसली स्टेट को शामिल करने का पुरजोर प्रयास किया, कर भी लिया। देश में पहली बार आम चुनाव भी हो गए, नेहरू जी प्रधानमंत्री भी बन गए। इन सब के दौरान कुछ ऐसा घटा कि नेहरू जी को बहुत जल्दी ही इस पूरी व्यवस्था को खत्म करना पड़ा और भारत देश में राज्यों के निर्माण की एक परमानेंट या स्थायी व्यवस्था लानी पड़ी, और वो आई 1 नवंबर 1956 से। अब वो क्यों आई, कैसे आई, क्या आधार बना, इस बारे में आपसे मैं अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपसे जितनी बातें अभी तक की बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इस पुनर्गठन को हमने 4 हिस्सों में बांटा था। बिफोर 1947, सेकेंड इन बिटवीन 1947 टू 1956, और तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे 1956 से 2000। उस दौरान जो घटनाएं घटी, बहुत सी जानदार कहानियां हैं, उसको लेकर के आएंगे आपके साथ, और 2000 के बाद क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे। आप बहुत ध्यान से इसको रीड कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। इस सेशन को हम वहां तक लेकर के जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। चलिए, जय हिंद।